नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद प्रिया। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था। इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा जी, आप जानते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका एक मैं लेख पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा आपसे भी शेयर करूं, आपसे भी बातचीत करूं उस संदर्भ में। उनका कहना है कि भारतीय पार्टी प्रणाली की मौत हो चुकी है। थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में, लेकिन तार्किक है, अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय पार्टी प्रणाली का पतन कमोबेश पूर्ण हो चुका है, जिसमें राजनीतिक दलों का एक समूह पारिवारिक फर्म बन गया है और दूसरा समूह अर्धधार्मिक पंथ बन गया है और अपने नेता को एक जीवित देवता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इस बात पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा अगल बगल। इतिहासकार महोदय किस संदर्भों से कहते हैं वो आप जरा देखिए। भारतीय और विदेशी दोनों तरह के विद्वानों ने तर्क दिया है कि हाल के वर्षों में हमारे लोकतंत्र की सेहत बिगड़ी है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र की गिरावट में एक पहलू पर संभवतः वैसा ध्यान नहीं दिया गया है जैसा कि आज देना चाहिए था। यह है पार्टी प्रणाली का पतन। दरअसल कुछ अर्थों में यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रेस की आजादी पर हमला, स्वतंत्र संस्थानों की अधीनता और चुनावी चंदे की अपारदर्शिता इत्यादि की तुलना में इसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र कितना नीचे गिर गया है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा अपने बेटे को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर गौर करिए। एक इंडिविजुअल घटना पे वो स्टालिन के अपने बेटे को अपने कैबिनेट में शामिल करने को इंडिकेट कर रहा है। दरमुख एक लोकप्रिय आंदोलन से उत्पन्न हुआ जिसने अधिक आबादी वाले और इसलिए अधिक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों के आधिपत्य वाले आवेगों के सामने तमिल पहचान पर जोर दिया। तमिल संस्कृति की स्वायत्तता और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की इच्छा जहां इसके पीछे की मुख्य ताकत थी, वहीं दरमुख ने जाति और लैंगिक मुद्दों पर तब उत्तर के प्रभुत्व वाली कांग्रेस पार्टी की तुलना में अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया। इसके अलावा 1967 में सत्ता में आने के बाद दरमुख ने राज्य की पिछली सरकारों की तुलना में कहीं अधिक कल्याणकारी प्रशासन देना चाहा। ये उन्होंने उसके बारे में कहा, दरमुख के बारे में। दरमुख ने खुद को सांस्कृतिक स्वाभिमान और सामाजिक सुरक्षा वाली पार्टी के तौर पर प्रस्तुत किया। यह एक पारिवारिक फर्म होने के लिए नहीं थी। ये जो संघर्ष, ये जो आंदोलन, ये जो परिलक्षणता थी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के लिए नहीं थी। और यह संभव कभी यथासंभव ऐसा नहीं होता यदि इसके पहले मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की असमय मौत न हो गई होती। M करुणानिधि ने अपने बेटे MK स्टालिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तराशा और तमिल अभिमान की पार्टी को उस दिशा में मोड़ दिया जिसकी कल्पना उनके संस्थापकों ने नहीं की थी। कुनबापरस्ती पर चलने वाली दरमुख अकेले बड़ी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। अकाली दल की विरासत को दरमुख से भी पुरानी है। इसकी स्थापना के बाद कई दशकों तक इसका मुख्य उद्देश्य एक मजबूत सिख पहचान के लिए लड़ना और उसकी रक्षा करना था। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में यह एक पारिवारिक पार्टी में बदल गई। शिवसेना और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसे अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी यही रास्ता अपनाया। यकीनन जब स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल किया तब वह पक्के तौर पर उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर राव जैसे पूर्ववर्तियों से प्रेरित रहे होंगे। यकीनन जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते अपने बेटों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। फिर हमारे पास सपा, राजद और रालोद, राष्ट्रीय लोकदल जैसी उत्तर भारतीय पार्टियां हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व को पिता से पुत्र को हस्तांतरित करने से उसकी सामाजिक न्याय के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता को गहरा आघात पहुंचाया है। यह मेरा तर्क है। ये महोदय रामचंद्र जी कहते हैं, यह मेरा तर्क है कि उपरोक्त में से कुछ भी नहीं हुआ होता यदि सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित भारतीय राजनीतिक दल इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक पारिवारिक फर्म नहीं बनता। अभी कांग्रेस को कोट कर रहे हैं। आज की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इसी नाम की पार्टी में बहुत थोड़ी सी समानता रह गई है। इन दोनों के बीच
अतुलनीय अंतर मूल कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय एवं पारिवारिक इतिहास में अन्य बातों के अलावा दर्ज किया गया है। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। ब्रिटिश राज का विरोध करते हुए ये सभी कई बार जेल गए। इनमें से कोई भी स्वतंत्र भारत में मंत्री तो छोड़िए, संसद सदस्य तक नहीं बना। गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश करने की बाबत पूछा तो उन्होंने इसके बजाय एक अखबार के संपादक के रूप में अपने काम को पसंद किया। इस तरह की हिचकिचाहट सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय राजनीति से गायब है। इंदिरा गांधी द्वारा अपने बेटों संजय और राजीव का अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक करने से द्रमुक और अकालियों के नेताओं को भी अपने बच्चों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिला। एक पीढ़ी बाद सोनिया गांधी द्वारा अपने बेटे राहुल के अलावा किसी और को कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में मानने से इनकार करने से भारतीय राजनीति में वंशवादी संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। सच है कि भारत में अनेक ऐसे पारिवारिक लाइन पर चलते हैं। हालांकि अभिभावक के कारोबार को अपनाने वाले बच्चों को थोड़ा जल्दी अवसर मिल जाता है, लेकिन अंततः उसकी उपलब्धियां ही मायने रखती हैं। रोहन गावस्कर अपने पिता के कारण क्रिकेटर बने, भले ही वह कम सफल रहे। चेतन पुजारा भी अपने पिता के कारण क्रिकेटर बने, लेकिन वह अधिक सफल हैं। अभिषेक बच्चन को अपने पिता के नाम के कारण कुछ भूमिकाएं जरूर मिली, लेकिन उन्होंने जितना भी कोशिश की उनकी प्रसिद्धि कभी भी अमिताभ की बराबरी नहीं कर पाई। पार्टियों का पारिवारिक फर्म के रूप में रूपांतरण लोकतांत्रिक पतन की एक अभिव्यक्ति है। दूसरा है पार्टियों का एक ही नेता के अधीन होना। ये बातें ऐसे हम लोग सोचते भी होंगे, लेकिन इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से सुनने में बड़ा अच्छा लगा। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रदर्शित कर रही है। पूर्व मोदी युग की भाजपा कभी भी किसी एक नेता छवि को बंधक नहीं रही, जैसा कि वह आज बन गई है। तब इस पार्टी में व्यक्ति पूजा का कड़ा विरोध किया, यह दावा करते हुए कि इसका सामूहिक नेतृत्व और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र इसे अधिनायकवादी इंदिरा गांधी की कांग्रेस से अलग करता है। वाजपेयी अपने मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी की तरह हावी नहीं थे। भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने कभी भी प्रधानमंत्री के बारे में चापलूसी भरे शब्द बोलने की कोशिश नहीं की, जैसा कि अब करते हैं। मई 2014 में केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल के विशाल संसाधन प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने के लिए समर्पित हैं, जो उन्हें एक अर्ध दिव्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिनके व्यक्तित्व में भारतीय राष्ट्र और स्वयं भारतीय सभ्यता का अतीत, वर्तमान और भविष्य निहित हो। मैंने यहाँ पहले ही लिखा है कि नरेंद्र मोदी की छवि निर्माण से भारतीय लोकतंत्र को किस तरह का नुकसान पहुंचाया है। यह दुखद है कि इससे दूसरी पार्टियों के व्यवहार को भी प्रभावित किया है। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तब भ्रष्टाचार के विरुद्ध इसके दृष्टिकोण और विशेषाधिकार से इसकी दूरी ने प्रभावित किया था। हालांकि पिछले वर्षों में यह अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की संवाहक बन गई है। यह विचार कि एक अकेला व्यक्ति एक पूरी पार्टी, एक पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के छवि निर्माण में भी दिखाई देता है, और यहाँ तक कि केरल के पिनराई विजयन के छवि के निर्माण में भी। भारतीय पार्टी प्रणाली का पतन कमोबेश पूर्ण हो चुका है, जिससे राजनीतिक दलों का एक समूह पारिवारिक फर्म बन गया है और दूसरा समूह अर्ध धार्मिक पंथ बन गया है और अपने नेता को एक जीवित देवता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। राजनीतिक दल यकीनन आधुनिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके स्वास्थ्य कामकाज पर लोकतंत्र खुद ही निर्भर है। यदि पार्टियां स्वयं सम्मान और फरमाबरदारी को संस्कृति से में काम करती हैं, यदि वे परिवार पूजा या नायक पूजा को अनिवार्य करती हैं, तो यह व्यापक राजनीतिक संस्कृति के लिए क्या दर्शाता है। यदि कोई नेता पार्टी के सदस्यों से निर्विवाद वफादारी चाहता है, तो वह सत्ता में होने पर नौकरशाही, पुलिस, मीडिया या न्यायपालिका से अपनी नीति के दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए निर्विवाद समर्थन की मांग क्यों नहीं करेगा। तो रामचंद्र जी जो इस पूरे परिपेक्ष को देखते हैं, अगर अब इन बातों के दृष्टिकोण से अगर आप राजनीति को देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी को देखिएगा, तो यही आपको सब जगह दिखाई पड़ेगा। और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय पॉलिटिकल ग्रो के लिए और एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए कितना नुकसानदायक है,
ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन हम आप भी इसको इस तरह से देखें और क्या इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर हाँ तो जरा सोचिएगा। नमस्कार।